हेलो दोस्तों। हमारा आज का चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल का। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है, इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया है, कौन से एक्ट में इसको कवर किया गया है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और दोस्तों ये वो एक्ट है इंडिया के अंदर जो इंडिया में पार्टनरशिप को गवर्न करता है। यानी कि दोस्तों इंडिया में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पार्टनरशिप फॉर्म में काम करना है तो उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और दोस्तों इस एक्ट का जो सेक्शन नंबर 4 है, सेक्शन नंबर 4 दोस्तों गवर्न करता है पार्टनरशिप के डेफिनेशन को। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो सेक्शन नंबर 4 है वो गवर्न करता है दोस्तों इंडिया के अंदर कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या रहने वाली है। तो आइए हम देखते हैं उसको। दोस्तों लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि दोस्तों पार्टनरशिप को सिंपली एक रिलेशनशिप का नाम दिया गया है कि पार्टनरशिप इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स, और दोस्तों दो से ज्यादा भी हो सकते हैं तो इट कैन बी बिटवीन मोर देन टू पर्सन्स। अब दोस्तों जिनके बीच में भी ये रिलेशनशिप है वो सब आपस में मिलके कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, दे विल कैरी ऑन एनी बिजनेस एक्टिविटी दोस्तों। और वो बिजनेस एक्टिविटी दोस्तों या तो वो सभी के सभी व्यक्ति मिलके परफॉर्म कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई भी एक सिंगल व्यक्ति उनके बिहाफ पे सारा काम करेगा, बिजनेस को परफॉर्म करेगा और उसका जो भी दोस्तों नेट रिजल्ट है, चाहे प्रॉफिट में आ जाए चाहे लॉस की फॉर्म में आ जाए, वो सब आपस में उसको मिलके शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये डेफिनेशन है सिंपल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, जो कहता है कि पार्टनरशिप और कुछ नहीं है बल्कि एक रिलेशनशिप का नाम है दोस्तों बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। यानी कि कम से कम दो व्यक्तियों को होना बहुत जरूरी है पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। दो से कम व्यक्ति मतलब एक सिंगल व्यक्ति कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकता, तो पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों दो से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं, इसकी कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं दोस्तों ये हम अभी आगे करने वाले हैं। बट यहाँ पे डेफिनेशन में बस आप इतना समझिए कि पार्टनरशिप जो एक बिजनेस फॉर्म है वो कम से कम दो व्यक्तियों में और दो से ज्यादा व्यक्तियों में भी पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं उसको भी हम देखने वाले हैं। और दोस्तों जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सब आपस में मिलके कोई ना कोई लीगल बिजनेस ही परफॉर्म करेंगे। इलीगल बिजनेस करने के लिए इंडिया में कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता, वो इलीगल ही कहलाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जितने भी पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे या तो सभी के सभी मिलके काम कर सकते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी कि दोस्तों सभी के सभी व्यक्ति एक साथ मिलके काम कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर चार व्यक्ति इन्वॉल्व हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में तो उनके बिहाफ पे कोई भी एक मतलब चार में से कोई भी एक व्यक्ति अपना काम कर सकता है डेली बेसिस पे आके। लेकिन उस सिंगल व्यक्ति के टास्क से जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे प्रॉफिट का चाहे लॉस का, वो सबको आपस में देखना ही पड़ेगा, आपस में शेयर करना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि बिजनेस परफॉर्म करने वाला तो सिंगल वो पर्सन है तो वो उसका रिजल्ट उसका प्रॉफिट लॉस हम क्यों शेयर करें। दोस्तों अगर उसको एग्जांपल की फॉर्म में समझे तो जरा यहां पे देखिएगा, ए बी सी और डी, दोस्तों ये चार व्यक्ति थे, ये चार फ्रेंड्स थे। इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम सब मिलके कोई ना कोई बिजनेस परफॉर्म करने वाले। अब दोस्तों अगर हम इनको इंडिविजुअली बोलें कि ए क्या है इस पूरे बिजनेस फॉर्म में, या बी क्या है या डी क्या है, तो दोस्तों इन सब को अगर आप इंडिविजुअली बोलना चाहते हो, इंडिविजुअली कोई नाम देना चाहते हो, तो दोस्तों इंडिविजुअली हम इनको पार्टनर्स का दर्जा देंगे कि बिजनेस फर्म में ये सब इंडिविजुअली पार्टनर्स हैं। लेकिन दोस्तों जब हमको इन सबको कलेक्टिवली बोलना है, मतलब
ABCD को हम एक साथ क्या बोलेंगे? तो दोस्तों इनको एक साथ जो नाम दिया जाएगा वो नाम होगा दोस्तों फर्म। ये चारों आपस में मिलके फर्म है, आपस में दोस्तों मिलके ये एक बिजनेस फर्म का रूप ले लेंगे। यानी कि अगर इनको इंडिविजुअली कहा जाए ABCD, तो दोस्तों इंडिविजुअली दे ऑल आर पार्टनर्स, वो सब पार्टनर्स हैं। लेकिन दोस्तों अगर इनको कलेक्टिवली कहा जाए, कलेक्टिवली, तो दोस्तों कलेक्टिवली ये सब आपस में कहलाएंगे एक बिजनेस फर्म। अब दोस्तों अगला मुद्दा ये उठता है कि ये अगर किसी दूसरे नाम से काम स्टार्ट करते हैं, दूसरे नाम से कैसे दोस्तों? तो हो सकता है कि ABCD ने मिलके एक बिजनेस ओपन किया जिसका नाम है दोस्तों डेली होम्स। अब डेली होम्स के 4 पार्टनर, एक A, एक B, एक C, एक D, यानी कि दोस्तों ABCD को हम अलग अलग पार्टनर्स कह रहे हैं, ABCD को दोस्तों हम लोग कलेक्टिवली फर्म्स कह रहे हैं या फर्म कह रहे हैं। और दोस्तों इनका जो बिजनेस का नाम है, इनका जो फर्म नेम है वो दोस्तों है डेली होम्स। तो यानी कि दोस्तों ये भी हो सकता है कि पार्टनर अपने नाम से कोई बिजनेस ना परफॉर्म कर रहे हो, दे कैन चूज एनी अदर नेम टू कैरी ऑन देयर बिजनेस। यानी कि दोस्तों अगर हम पार्टनर्स को अलग अलग बुलाएं, इंडिविजुअली बुलाएं, तो उनको हम पार्टनर्स कहेंगे। अगर हम पार्टनर्स को कलेक्टिवली बुलाएं तो दोस्तों उनको हम पार्टनर बिजनेस फर्म कहेंगे या पार्टनरशिप फर्म कह सकते हैं। और दोस्तों जिस नाम से वो लोग बिजनेस चलाएंगे, अपना बिजनेस ओपन करेंगे दोस्तों, उसको हम लोग दोस्तों फर्म नेम का नाम देंगे। तो आइए दोस्तों इन्हीं बातों को हम जरा यहाँ पे पढ़ लेते हैं नोट्स में। नोट्स में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, हमने सबसे पहले दोस्तों डेफिनेशन के पार्ट को कवर किया कि डेफिनेशन सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया हुआ है और लिखा है दोस्तों कि पार्टनरशिप इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो दोस्तों ये हमने अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। आगे दोस्तों हमने पढ़ना है कि persons who have entered into partnership with one another are individually called partners। यानी दोस्तों हमने अभी देखा एग्जांपल में कि ABCD वो सब इंडिविजुअली पार्टनर्स हैं। दोस्तों कलेक्टिवली हम उनको बुलाएं तो कलेक्टिवली हम उनको फर्म का नाम देंगे, बिजनेस फर्म या पार्टनरशिप फर्म, ऐसा कुछ। और दोस्तों द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम। यानी कि दोस्तों जिस नाम से वो लोग अपना व्यापार चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, उसको हम लोग दोस्तों फर्म नेम देंगे। ये हमने अभी दोस्तों एग्जांपल में देखा। आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर कॉन्स्टिट्यूटिंग इट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इंजॉय सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। यानी कि दोस्तों हमारे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल में ABCD यही चारों मिलके दोस्तों डेली होम्स हैं और डेली होम्स का अपना दूसरा दोस्तों कोई भी फेस नहीं है। यानी कि जब हम डेली होम्स बुलाएं यानी कि हम ABCD को बुला रहे हैं और जब हम ABCD को बुलाते हैं डेट मीन्स दोस्तों हम डेली होम्स की बात कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि पार्टनर जो प्रमोटर्स होते हैं वो और उनके द्वारा फॉर्म किया गया कंपनी वो टोटली अलग अलग है। यानी कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर कंपनी एंड प्रमोटर्स मतलब फाउंडर्स वो अलग अलग होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ऐसा है जहां पे पार्टनर्स ही बिजनेस फॉर्म है और बिजनेस फॉर्म ही पार्टनर है, दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस दोस्तों नहीं होता। ये हमारा ये पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। आइए देखते हैं इसको वन बाय वन कि क्या कह रहा है। दोस्तों पहला पॉइंट कह रहा है कि 2 और मोर पर्सन्स। दोस्तों हमने अभी देखा था कि पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है और मैक्सिमम 2 से ज्यादा कितने हो सकते हैं दोस्तों, ये हमने इस पॉइंट में कवर करना है। तो ध्यान से पढ़ना, लिखा हुआ है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। यानी कि दोस्तों मिनिमम बंदे की बात यहाँ पे हो गई, मिनिमम पार्टनर की बात यहाँ पे हो गई कि कम से कम 2 व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए दोस्तों।
और ये दो व्यक्ति वो होने चाहिए जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। दोस्तों कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है कि ये दो व्यक्ति जो आपस में पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं उनमें से कोई भी एक व्यक्ति या दोनों व्यक्ति ऐसे नहीं होने चाहिए जो इनकॉम्पिटेंट हो। इनकॉम्पिटेंट मतलब दोस्तों उनके पास उनका मानसिक बुद्धि प्लस में इंडिया का कानून उनको राइट दे रखा है कि आप बिजनेस फॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि यू हैव ऑल द अथॉरिटी टू फॉर्म अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि दोस्तों एक इंडिया में दोस्तों एक कानून है, अगर मैं उस कानून का नाम लिखूं यहां पे तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दोस्तों हिंदुस्तान में एक कानून है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दोस्तों ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि इंडिया के अंदर अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस के स्ट्रक्चर में कौन से लोग पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, कौन से लोग कंपनी फॉर्म में काम कर सकते हैं, कौन से लोग बिजनेस में एंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मतलब दोस्तों सिंपल सी बात ये हुई कि कॉम्पिटेंट कोई भी पार्टनर या कोई भी व्यक्ति है कि नहीं बिजनेस फॉर्म करने के लिए, उसके लिए उस व्यक्ति को पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को स्टडी करना पड़ेगा। वहां पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं दोस्तों, यानी कि जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे हुए टर्म एंड कंडीशंस को पूरा कर लेगा दैट मीन्स वो व्यक्ति बिजनेस फॉर्म कर सकता है किसी भी नेचर का, सोल प्रोप्राइटरशिप का या पार्टनरशिप का या कंपनी फॉर्म का। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखी हुई बातों को, उन वहां लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो आप इनकॉम्पिटेंट माने जाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि दोस्तों अगर इन तीन व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली सब लोग कॉम्पिटेंट हैं पार्टनरशिप फॉर्म में या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में या कंपनी फॉर्म में काम करने के लिए। यानी कि दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इन तीन लोगों को तो साफ साफ इनकॉम्पिटेंट माना गया है कि ये तीन कभी भी बिजनेस फॉर्म नहीं कर सकते किसी भी नेचर का। दोस्तों पहला माइनर। अब दोस्तों माइनर कौन होता है? जिसकी एज दोस्तों इंडिया में बिलो 18 ईयर्स हो, वो इंडिया में कभी भी कोई बिजनेस फॉर्म नहीं कर सकता। तो माइनर व्यक्तियों को साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मना कर दिया गया है कि आप लोग कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में काम नहीं कर सकते। दोस्तों सेकंड लिखा हुआ है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि दोस्तों जो पागल व्यक्ति होते हैं, पागल व्यक्ति दोस्तों इनको साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मना कर दिया गया है कि बीइंग अ अनसाउंड माइंड पर्सन आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप कोई भी बिजनेस फॉर्म में काम नहीं कर सकते। बिकॉज दोस्तों इनका माइंड अनस्टेबल होता है, दे कांट टेक एनी लेजिटिमेट एक्शन, ये कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, किसी भी एग्रीमेंट को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं सकते दोस्तों। तो इसके लिए इनको साफ साफ इनकॉम्पिटेंट बोल दिया गया है कि दे कांट फॉर्म एनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप और एनी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद दोस्तों थर्ड पार्ट है पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि दोस्तों और भी इंडिया में बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे एक्ट हैं। अलग अलग एक्ट दोस्तों कई बार कुछ व्यक्तियों को बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह देता है कि बीइंग दिस टाइप ऑफ पर्सन आप काम नहीं कर सकते। तो अगर आपका नाम आपके टर्म एंड कंडीशन या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और उसका अभी कोई रिजल्ट नहीं आया और अगर आपको कोर्ट ने मना कर रखा है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता आप काम नहीं कर सकते किसी भी बिजनेस फॉर्म में, खासकर पार्टनरशिप के अंदर, तो इस प्रकार के लोग दोस्तों कभी भी पार्टनरशिप में फॉर्म एज अ पार्टनर बन के काम नहीं कर सकते बिकॉज दे आर इनकॉम्पिटेंट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या सीखा कि पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 पर्सन्स चाहिए पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए, लेकिन ये दोनों व्यक्ति दोस्तों, ये दोनों व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। दोस्तों कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जिनके पास फुल अथॉरिटी हो लीगली, जिनके पास लीगली फुल अथॉरिटी हो काम करने की, और जिनके पास लीगली अथॉरिटी नहीं है मतलब जो इनकॉम्पिटेंट है, उनमें से पहला है माइनर, सेकंड है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और दोस्तों थर्ड है पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी कि दोस्तों हमने मिनिमम 2 बंदे तो पढ़ लिए कि मिनिमम 2 पार्टनर का होना बहुत जरूरी है पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि मैक्सिमम क्या लिमिट है। तो दोस्तों कह रहा है
In order to form partnership, there should be at least 2 persons coming together for a common goal. हमने देखा है दोस्तों कि मिनिमम यानी कि एटलीस्ट 2 बंदे तो होने ही चाहिए, एंड फॉर द कॉमन गोल यानी दोस्तों बिजनेस करने के लिए. और इन अदर वर्ड्स द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म कैन बी 2. तो दोस्तों सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है कि 2 व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है. देयर इज हाउएवर अ लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर. तो दोस्तों मैक्सिमम नंबर पे एक लिमिट है, और दोस्तों वो लिमिट कहाँ लिखी गई है या लिमिट बताने की पावर किसके पास है, पहले हम वो पढ़ रहे हैं दोस्तों. लिखा हुआ है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. यानी कि दोस्तों हिंदुस्तान में एक कानून है कंपनीज एक्ट 2013 उस कंपनीज एक्ट 2013 का 2013 का दोस्तों जो सेक्शन नंबर 464 है, उस सेक्शन में द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर to prescribe maximum number of partners in a partnership firm, but the number of partner cannot be more than 100. यानी कि दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, इंडिया के अंदर जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उस कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन नंबर 464 है, वो दोस्तों पावर देता है इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रिस्क्राइब करता रहे, बताता रहे, लेकिन किसी भी टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट मोर देन 100 पार्टनर्स की लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती. यानी कि दोस्तों कंपनीज एक्ट ने साफ साफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर तो उनको दिया है, प्लस में उनके पावर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है दोस्तों कि मोर देन 100 पार्टनर आप कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते. आगे द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म टू बी 50 by using the rule number 10 of the companies miscellaneous rule 2014. यानी कि दोस्तों 464 सेक्शन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी प्रिस्क्राइब करने की मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, उसका इस्तेमाल करके दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि मैं रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में ये डिस्क्राइब कर रहा हूं, ये प्रिस्क्राइब कर रहा हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन इंडिया विल बी 50. तो दोस्तों ये सभी के सभी सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपने ध्यान से देखना ही पड़ेगा. तो आइए दोस्तों फीचर्स में हम सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं. सेकंड पॉइंट है दोस्तों एग्रीमेंट. एग्रीमेंट का भी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है. कह रहे दोस्तों कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस. यानी कि दोस्तों पार्टनरशिप बेसिकली एक एग्रीमेंट से फॉर्म होता है, 2 व्यक्तियों के बीच में या जितने भी पार्टनर्स उसमें इन्वॉल्व हैं उन सब व्यक्तियों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट किस चीज को लेके, तो दोस्तों बिजनेस परफॉर्म करने को लेके, और दोस्तों जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको शेयर करने को लेके. तो बेसिकली पार्टनरशिप इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. दोस्तों ये एग्रीमेंट से बनता है. और आगे लिखा हुआ है द एग्रीमेंट बिकम्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स. यानी कि दोस्तों वो जो एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स ने आपस में कर रखा है, वो बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का बेस है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म. दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो भी एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में ही हो. एन ऑरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड. यानी कि दोस्तों अगर पार्टनर्स आपस में ऑरली एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपस में विद द माउथ ऑफ वर्ड्स दोस्तों वो एग्रीमेंट कर रहे हैं तो भी चलेगा. यानी कि एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में ही हो ये दोस्तों जरूरी नहीं है. बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इट इज प्रेफर्ड दैट पार्टनर्स हैव अ रिटन एग्रीमेंट. दोस्तों हमको मालूम है कि आज का टाइम ऐसा है कि मुंह से बोली गई बात कोई भी कभी भी पलट सकता है, तो पार्टनर्स भी ऐसा कर सकते हैं फ्यूचर में. तो दोस्तों उससे डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं. तो बाद में मतलब फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को अभी से अवॉइड करके चलो, बिजनेस पे ध्यान देंगे, इन डिस्प्यूट्स पे नहीं. तो दोस्तों ये प्रेफर किया जाता है कि आपके बीच में, आपके पार्टनर्स में, आपके पार्टनरशिप फॉर्म में बेसिकली रिटन एग्रीमेंट हो, ऑरल ना हो. बट हाँ ऑरल अगर है भी सही तो इक्वली वैलिड है, उससे कोई गवर्नमेंट या कोई भी कोर्ट मना नहीं कर सकता. Partnership comes into existence by an agreement, either written or oral. It is the basis of relationship among partners, which may be for a particular venture, for a period or at a will. यानी कि दोस्तों ये पार्टनरशिप के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप का दोस्तों एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए भी पार्टनरशिप हो सकता है दोस्तों. अब दोस्तों लाइक वेंचर क्या, तो दोस्तों जैसे कि हो सकता है कि ABCD ने
एक डैम को बनाने के लिए आपस में पार्टनरशिप फॉर्म किया। अब दोस्तों जब तक ये डैम चल रहा है, जब तक ये वेंचर है, जब तक ये प्रोजेक्ट है, तब तक आपस में वो पार्टनर हैं। जैसे दोस्तों उनका काम पूरा हो जाएगा तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इसका ये एग्जांपल था एक वेंचर का। पीरियड का दोस्तों मतलब कि लाइक 10 साल के लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहे हैं, 10 साल के बाद ये काम बंद कर देंगे। तो ये दोस्तों एग्जांपल है पीरियड का। और विल का मतलब दोस्तों कि जब तक हमारी मर्जी है हम तब तक पार्टनरशिप में हैं, उसके बाद हम जब मर्जी तब बंद कर देंगे। यानी कि दोस्तों चाहे पार्टनरशिप का बेस कुछ भी हो, लाइक एक प्रोजेक्ट के लिए हो, एक टाइम पीरियड के लिए हो या विल के लिए हो, इस तीनों केस के अंदर या चारों केस के अंदर आप रिटर्न एग्रीमेंट, ऑरल एग्रीमेंट दोनों से काम कर सकते हैं। कोई भी हिंदुस्तान का सेंट्रल गवर्नमेंट या कोर्ट आपको मना नहीं करेगा इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। आगे दोस्तों लिखा हुआ है कि रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। दोस्तों लिखा हुआ है कि अगर आपका एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में है तो रिटर्न फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट को एक स्पेशल नाम देते हैं दोस्तों, उसका नाम है पार्टनरशिप डीड। इसके बाद दोस्तों हमने आगे पूरा टॉपिक कवर करना है, अभी के लिए इतना बहुत है। आइए दोस्तों अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो पॉइंट नंबर 3 दोस्तों साफ साफ कहना चाह रहा है कि लॉफुल बिजनेस, यानी कि दोस्तों अ पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द लॉफुल बिजनेस। ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इंडिया के अंदर इलीगल काम करने के लिए कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। अगर पार्टनरशिप दोस्तों फॉर्म हो भी रही है तो वो स्टार्टिंग से ही नल एंड वॉइड है, वो इलीगल है। कोर्ट में आप उसके खिलाफ कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते। वंस अ इलीगल एक्ट ऑलवेज अ इलीगल एक्ट। आगे लिखा है दोस्तों अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड टू डू अ लॉफुल बिजनेस विच इंक्लूड ट्रेड, वोकेशन, प्रोफेशन, कुछ भी दोस्तों। यानी कि आप लॉफुल बिजनेस परफॉर्म कीजिए। अब उस लॉफुल का फॉर्म ट्रेड करना भी हो सकता है, वोकेशन भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है दोस्तों। तो ये आप किसी भी फॉर्म में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन बिजनेस आपका लॉफुल होना चाहिए। Any type of charitable institution running as a not for profit organization will not be considered as business। ध्यान रखना दोस्तों ये एक्सेप्शन है, ये मेन पॉइंट है, ये मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कभी भी एनपीओ में काम नहीं कर सकता दोस्तों। याद रखना दोस्तों कि एनपीओ जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी run under partnership form of business organization। NPO cannot be run या organize under partnership। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि NPO को आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप कभी भी पार्टनरशिप में चालू नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, इस पे 1 मार्क क्वेश्चन आपके क्लास 12 के बोर्ड में बहुत बार आ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन द सम बिजनेस, यानी कि दोस्तों एग्रीमेंट इस बात को लेके होना चाहिए कि हम जो भी बिजनेस परफॉर्म करेंगे उसका जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको शेयर करेंगे। और दोस्तों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम कोई भी बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहे होते दोस्तों, हम वहां पे चैरिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसीलिए आप चैरिटी को पार्टनरशिप में कवर कर ही नहीं सकते, बिकॉज दोस्तों पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही बिजनेस वर्ड इन्वॉल्व है, यानी कि बिजनेस का रिजल्ट हम शेयर करेंगे। बिजनेस का रिजल्ट दोस्तों ये प्रॉफिट में भी हो सकता है, लॉस में भी हो सकता है। और दोस्तों एनपीओ जो है वो चैरिटी बेस्ड होता है, तो चैरिटी बेस्ड दोस्तों कभी भी पार्टनरशिप में कवर नहीं होगा, इसके डेफिनेशन दोस्तों कवर नहीं है। तो लिखा हुआ है दोस्तों द एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन स्पेशल ऑन सम बिजनेस मियर को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, को ऑनरशिप का मतलब पार्टनरशिप से नहीं है। अब दोस्तों को ऑनरशिप क्या होता है तो यहां पे पढ़िए, फॉर एग्जांपल इफ राहुल एंड रोहन ज्वाइंटली परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड दे बिकम द ज्वाइंट ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड नॉट द पार्टनर। यानी कि दोस्तों फॉर एग्जांपल 2 भाई थे राहुल एंड रोहन, और दोस्तों इन दोनों भाइयों ने मिलके एक प्रॉपर्टी परचेज करी। अब मिलके प्रॉपर्टी परचेज करने से दोस्तों ये पार्टनर्स नहीं बन गए, इनका ये काम पार्टनरशिप में नहीं आ गया, ये सिंपली ज्वाइंट ओनर है उस लैंड के। लेकिन दोस्तों बट अगर इनका ये काम ही होता कि हम आपस में पैसा मिला के प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, उसको आगे बेच देंगे प्रॉफिट पे,
फिर आपस में कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, फिर बेच देंगे। अगर उनका दोस्तों ये काम ही ऐसा है तब उन्हें पार्टनर कहा जाएगा। लेकिन अगर एक इंस्टांस में, एक केस के अंदर सिर्फ डेली लाइफ के हिसाब से इन दोनों भाइयों ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी और उसका इस्तेमाल किया अपने खुद के रहने के लिए, उनका डेली काम का ये नहीं है एक्टिविटी परफॉर्म करना, तो उस केस के अंदर ये को ऑनर्स कहलाएंगे, पार्टनर्स नहीं दोस्तों। तो आई थिंक ये पॉइंट नंबर 3 आपको समझ में आ चुका होगा। आइए दोस्तों हम पॉइंट नंबर 4 कवर करते हैं, जिसकी हेडिंग है प्रॉफिट शेयरिंग। क्या लिखा है देखिए दोस्तों, प्रॉफिट शेयरिंग लिखा हुआ है कि अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेसिफाइज हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि हम प्रॉफिट्स को कैसे आपस में बांटेंगे, शेयर कैसे करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। यानी कि दोस्तों उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होगा कि हम बिजनेस में हुए प्रॉफिट और बिजनेस में हुए लॉस को आपस में शेयर करेंगे। ये बात दोस्तों उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखी होगी। दो द डेफिनेशन कंटेन्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पीपल हु एग्रीज टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, द शेयरिंग ऑफ लॉस इज इम्प्लाइड। दोस्तों अगर आप सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को ध्यान से देखोगे तो वहां दोस्तों सिर्फ प्रॉफिट वर्ड मेंशन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे लॉस होगा तो क्या। तो दोस्तों ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि अगर लॉस भी हुआ तो ये भी उसी बात, उसी रेशियो में, उसी प्रकार से शेयर किया जाएगा जैसे वो लोग आपस में प्रॉफिट को शेयर करते थे। Thus, sharing of profit and loss is equally important. If some person join the hands for the purpose of some charitable activity, it will not be termed as partnership. ये हम दोस्तों अभी देख लिया। The agreement between among the partner must be to share the profits and loss of the business. It is not, दोस्तों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, it is not essential that all the partners must share losses। यानी कि दोस्तों ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पार्टनर्स लॉस भी आपस में शेयर करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक एक्सेप्शनल पॉइंट की बात की गई है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है दोस्तों, ये एक्सेप्शन क्या है मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। दोस्तों वैसे तो इंडिया के अंदर माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर को दोस्तों इंडिया में पार्टनर्स बनने के लिए साफ साफ मना किया गया है, ये कॉम्पिटेंट नहीं है पार्टनरशिप में काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे एक्सेप्शन पॉइंट हैं इस माइनर को लेके, जहां पे ये साफ साफ लिखा गया है दोस्तों कि ये एक केस में पार्टनर बन सकता है, कैन बी अ पार्टनर, यानी कि माइनर को हम एक केस में पार्टनर बना सकते हैं दोस्तों। और वो केस कौन सा है, ओनली टू शेयर द प्रॉफिट, यानी कि दोस्तों ओनली टू शेयर प्रॉफिट, यानी कि पार्टनर माइनर कभी नहीं बन सकता। ये बात कॉम्पिटेंट, मतलब ये जो माइनर है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक। लेकिन दोस्तों अगर ये माइनर व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी गुडविल बहुत है, इसको पूरा कंट्री, पूरा स्टेट चाहता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिलो 18 ईयर्स में ही ऐसे अपना नाम बना लेते हैं दोस्तों, तो अगर ऐसे व्यक्ति किसी पार्टनरशिप फॉर्म में जुड़ना चाहते हैं तो हाँ ये जुड़ सकते हैं, ये अपना पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पार्टनरशिप फॉर्म को दोस्तों कभी लॉस हो जाता है तो उस केस में ये व्यक्ति लॉस में अपना हिस्सेदारी नहीं दिखाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर माइनर पार्टनर बनता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में ये पार्टनरशिप निभाएगा, लॉस में नहीं। यानी कि दोस्तों ये हर काम कर सकता है एज अ पार्टनर, लेकिन बस एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा जहां बात आएगी लॉस शेयर करने की। तो वही लाइन आप लिखिए दोस्तों कि इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर मस्ट शेयर लॉसेज, यानी कि दोस्तों ये माइनर की बात कर रहा था। आइए पांचवें पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा पांचवा पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप के अंदर। लिखा हुआ है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। यानी दोस्तों हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म ऐसा है जहां पे या तो सभी के सभी पार्टनर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं,
या अगर 4 पार्टनर किसी बिजनेस फॉर्म में इन्वॉल्व हैं तो उन चारों में से कोई एक व्यक्ति ही काम कर रहा है। अब उस एक व्यक्ति के काम का रिजल्ट दोस्तों जो भी है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, उन तीनों को भी बियर करना पड़ेगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लेंगे वो लोग, लॉस है तो लॉस लेंगे वो लोग। तो वही दोस्तों उसकी हेडिंग बन जाती है म्यूचुअल एजेंसी। लिखा हुआ है द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न may be carried on by all the partners or any of them acting for all. The statement has two important implications. First, every partner is entitled to participate in the conduct of affairs of the business. यानी कि दोस्तों हर एक पार्टनर इक्वल राइट रखता है कि वो अफेयर्स ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सके। अगर उसका मन है कि वो डेली बेसिस पे काम करना चाहता है तो दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से उसके पास पूरा राइट है कि वो डेली बेसिस पे बिजनेस के अफेयर्स को आए, देखे, काम करे उसके ऊपर। सेकेंडली, दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस, each partner carrying on the business is the principal as well as the agent for all other partner। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 4 पार्टनर किसी बिजनेस फॉर्म में इन्वॉल्व हैं, इसको पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर 4 पार्टनर इन्वॉल्व हैं A, B, C और D, ये 4 पार्टनर दोस्तों इन्वॉल्व हैं। अब इस 4 पार्टनर में दोस्तों जो सिर्फ A है वो डेली बेसिस पे काम कर रहा है, और दोस्तों जो B है, जो C है, जो D है, ये दोस्तों काम नहीं कर रहे, इनका इससे कोई लिंक नहीं है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये A डेली बेसिस पे ऑफिस आ रहा है, पार्टनरशिप फर्म को देख रहा है, वहाँ के कामकाज को देख रहा है, और B, C और D दोस्तों इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। यानी कि B, C, D के बिहाफ पे दोस्तों A काम कर रहा है और A अपने बिहाफ पे तो काम कर ही रहा है, मतलब अपना काम तो कर ही रहा है, साथ में B, C और D का भी काम कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जिसके बिहाफ पे आप काम करते हो, यानी कि दोस्तों इस एग्जाम्पल में बात करूं दोस्तों तो B, C और D, इनका नाम दोस्तों अगर हम इनको एक वर्ड दें तो ये प्रिंसिपल यहाँ कहलाएंगे, बिकॉज ये सुपीरियर हैं। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसको डिफाइन करें दोस्तों तो इसको अगर हम एक नाम दे दोस्तों तो ये एजेंट बन जाएगा। एजेंट वर्ड से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों हमारे इस एग्जाम्पल में A एजेंट है और B, C और D प्रिंसिपल है। यानी कि दोस्तों A अपने लिए तो काम कर ही रहा है, मतलब A अपना प्रिंसिपल तो है ही है, साथ में B, C और D का एजेंट भी है। यानी कि दोस्तों पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यही अच्छी बात है, यही खूबसूरती है दोस्तों कि यहाँ पे आप अपने लिए भी काम कर रहे हो, प्लस में जो आपके पार्टनर्स हैं अगर वो डेली बेसिस पे काम नहीं संभाल रहे दोस्तों तो आप उनके पार्ट पे भी काम कर रहे हो। और जब आप उनके पार्ट पे काम कर रहे हो तो आप उनके लिए एजेंट बन जाते हो, और खुद के लिए तो आप प्रिंसिपल हो ही सही, बिकॉज आप अपना काम खुद कर रहे हो, तो यू आर योरसेल्फ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो दोस्तों ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि पार्टनरशिप की ये जो बात है, ये कह रहा है दोस्तों कि ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर। He can bind other partner by his act and also be bound by the act of other partner with regards to the business of the firm। यानी कि दोस्तों हमारे एग्जाम्पल में A जो है, अगर A डेली बेसिस पे काम कर रहा है तो इसका जो भी काम का नतीजा है, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, उसका इम्पैक्ट दोस्तों इन सभी को झेलना पड़ेगा, B को भी, C को भी, D को भी और A को भी। यानी कि दोस्तों A जिस एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो उस एजेंट से जो भी घटना घटी, चाहे प्रॉफिट की चाहे लॉस की, वो अपने आप को भी उस एक्ट में कवर कर रहा है, प्रॉफिट लॉस में, और जो जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है B, C और D, उनको भी उसमें वो बॉन्ड कर रहा है। रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज सो इंपॉर्टेंट दैट वन कैन से दैट देयर वुड बी नो पार्टनरशिप इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट। यानी दोस्तों सिंपल भाषा में कहना चाह रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप के डेफिनेशन से ये म्यूचुअल एजेंसी वर्ड हटा देते हो तो पार्टनरशिप कभी भी फॉर्म नहीं हो सकती। यानी कि दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें
प्रैक्टिकल लाइफ में 4 व्यक्ति हैं और उन चारों ने पार्टनरशिप में काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये बात साफ साफ बोली आपस में कि हम आपस में एक दूसरे को प्रिंसिपल और एजेंट के रूप में नहीं बांधेंगे, या हम लोग आपस में म्यूचुअल एजेंसी फॉलो नहीं करेंगे। तो दोस्तों कोर्ट के हिसाब से अब ये पार्टनरशिप है ही नहीं, बिकॉज पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने पार्टनरशिप से म्यूचुअल एजेंसी हटा दिया तो पार्टनरशिप दोस्तों पार्टनरशिप रहेगी ही नहीं, इस बात को आपने ध्यान देना है। आइए दोस्तों अब पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। क्या लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि ईच पार्टनर इज लाइबल ज्वाइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज अ पार्टनर। यानी कि दोस्तों सिंपल भाषा में कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर थे दोस्तों, ए, बी और सी। दोस्तों इनसे किसी क्रेडिटर को 30,000 की पेमेंट करनी थी, और दोस्तों पेमेंट करनी थी किसको, तो डी को। अब दोस्तों ए और बी ये इंडिया से भाग गए बिजनेस को बंद करके, ए और बी भाग गए। डी के दोस्तों हाथ लग गया सी। अब दोस्तों डी जो है ये सी से पूरा का पूरा 30,000 रिकवर करवा लेगा, बिकॉज दोस्तों पार्टनरशिप में एक कंसेप्ट है कि पूरे के पूरे पार्टनरशिप फर्म की जो भी लाइबिलिटीज हैं वो हर एक पार्टनर्स पे है। यानी कि ये 30,000 रुपया अकेला ए पे कर सकता है, अकेला बी पे कर सकता है, अकेला सी पे कर सकता है। मतलब ये सेवरली भी रिस्पॉन्सिबल है और ज्वाइंटली भी। यानी कि दोस्तों अगर ये नहीं भागे होते तो ए इस लॉस को देता 10,000, बी देता 10,000 और दोस्तों सी देता 10,000 रुपये। यानी कि सब अपने अपने पार्ट को प्ले करते और फिर वो पूरे लॉस को रिकवर करवा सकते थे। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी पार्टनर भाग जाता है या कोई भी पार्टनर उस लायबिलिटी में अपना रोल नहीं निभाता तो जो बच गए पार्टनर्स उनको फिर उन पार्टनर्स का लॉस आपस में देना पड़ेगा जो भाग गया उनका। तो वही लिखा है दोस्तों कि ईच पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म while he is a partner. Not only that, the liability of the partner for the act of the firm is also unlimited. यानी कि दोस्तों पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म में हर एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। दोस्तों अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस एसेट्स इनसफिशिएंट होते हैं बिजनेस के लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए, तो उस केस में जो व्यक्ति इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप में पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उन पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं बिजनेस के लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए। ये होता है दोस्तों मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी का। और पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म में दोस्तों ये सबसे एक डीमेरिट है कि हर एक पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि उनके पर्सनल एसेट्स भी कई बार सेफ नहीं होते। अगर लॉस का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है या लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उनके पर्सनल एसेट्स बिक सकते हैं मार्केट में टू पे ऑफ द बिजनेस लायबिलिटीज या बिजनेस लॉस। आगे दोस्तों बोल रहा है कि दिस इंप्लाइज दैट प्राइवेट एसेट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग ऑफ द फर्म्स डेट। तो हमने दोस्तों अभी पढ़ा कि आपके पर्सनल एसेट्स या प्राइवेट एसेट्स भी बिक सकते हैं उसको पार्टनरशिप फर्म के लॉसेस को पे ऑफ करने के लिए। आइए दोस्तों अब हमने देखना है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। हमने अभी दोस्तों पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में है, अगर पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट हो रखा है पार्टनर्स के बीच में अगर वो रिटर्न फॉर्म में है तो उसको हम सिंपल पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बोलते दोस्तों, अब हम उसको पार्टनरशिप डीड कह देते हैं। तो क्या लिखा है ये देखते हैं। कह रहे दोस्तों द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग फॉर्म। बिल्कुल दोस्तों हमने देखा था कि ऑरल एग्रीमेंट भी इक्वली वैलिड है, सिर्फ रिटर्न अगर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ऑरली भी इक्वली वैलिड है। बट wherever it is in written form, the document which contains the terms of the agreement is called partnership deed। ये हमने देखा दोस्तों कि वैसे तो ऑरल एग्रीमेंट भी चलेगा, लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में है तो दोस्तों अब उस डॉक्यूमेंट को हम सिंपल पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना बोल के पार्टनरशिप डीड कहेंगे। It generally contains the details about all the aspects affecting the relationship between the partners
दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि इस एग्रीमेंट में, इस पार्टनरशिप डीड में दोस्तों हर एक डिटेल कवर होती है, जो भी पार्टनरशिप से संबंधित डिटेल्स हैं, जैसे कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय ईच पार्टनर, रेशियो इन विच द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे पार्टनर्स को, प्लस दोस्तों और भी बहुत सारी बातें होती हैं, वो हम सब ने अभी आगे पढ़ना ही है। आगे लिखा है दोस्तों, द क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। दोस्तों कहना चाह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में जो भी कंटेंट हैं, जो भी क्लॉजेस हैं, जो भी बातें हैं, उसको आप चेंज कर सकते हो, बट दोस्तों कंडीशन ये है कि हर एक पार्टनर का उस चेंज में हाँ होना चाहिए। अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हो पार्टनरशिप डीड के अंदर, कोई भी पार्टनर अपने दम पे अकेला नहीं कर सकता। जितने भी पार्टनर इन्वॉल्व हैं पूरे के पूरे 100% उस फेवर में होने चाहिए, चेंज के फेवर में, तभी दोस्तों पॉसिबल है। द डीड शुड बी प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। दोस्तों रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एक संस्था है गवर्नमेंट की, इनका मेन काम ये होता है कि ये उस इलाके में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट में जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म चल रहे हैं उन सबको ये देखता है, उन सब की ये रजिस्ट्री करवाता है अपने पास। तो अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के पास पार्टनरशिप डीड है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाएं, अपनी डीड को वहां पे जाके रजिस्टर करवा दें, ताकि बाद में दोस्तों अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स उनको आराम से सॉल्व कर देगा उनकी डीड पढ़ के। आगे लिखा है दोस्तों कि पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि दोस्तों पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से बातों का लिखा होना बहुत जरूरी है, आइए उनको देख लेते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, यानी कि फर्म का दोस्तों नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है और इसका दोस्तों मेन बिजनेस क्या चल रहा है आपके पार्टनरशिप फर्म का, वो बात होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेम एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर का नाम, उनका अता पता सब लिखा होना चाहिए डीड के अंदर। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया दोस्तों वो लिखा होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, यानी कि दोस्तों हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं या दोस्तों हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, ये उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, दोस्तों पार्टनरशिप किस दिन स्टार्ट हुई वो दोस्तों उसमें लिखा होना चाहिए। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशंस ऑफ बैंक अकाउंट, यानी कि दोस्तों जो बैंक अकाउंट है वो पार्टनर के नाम से खुलेगा या जो हमारा बिजनेस नेम है उसके नाम से खुलेगा, या मतलब बैंक अकाउंट ओपन करने के क्या क्या मतलब नाम हो सकते हैं या हम किस बैंक में खुलवाएंगे, सारी बात लिखी होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, यानी कि PSR क्या दोस्तों कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाला है, किस किस रेशियो में आप अपने हिस्से को डिवाइड करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो लिखा होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोस्तों ये सारी बातें इसमें लिखी होनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप फॉर्म, अगर किसी पार्टनर ने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो पार्टनरशिप्स को कितना ब्याज देगी उसे कैपिटल पे, वो लिखा होना चाहिए। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है दोस्तों तो उस पर पार्टनरशिप फर्म कितना उसको ब्याज देगी। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी है पार्टनरशिप फर्म से, कुछ पैसे विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, तो पार्टनरशिप फर्म से कितना ब्याज लेगी, तो ये सारी बातें उसमें साफ साफ लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या रहा है, मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, यानी कि दोस्तों ऑडिटर वो व्यक्ति होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट, P&L अकाउंट। तो दोस्तों ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाएगा, कौन से हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, उसके बारे में उसमें लिखा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सैलरी क्या होगी पार्टनर्स की, कमीशन कितना देंगे या नहीं भी देंगे, तो सारी बातें उसमें लिखी होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर। उसके बाद दोस्तों अलग अलग पार्टनर्स के क्या राइट्स रहने वाले हैं, उनके ड्यूटीज, उनके लायबिलिटीज, दोस्तों इस हिसाब से उसमें लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं दोस्तों कि अगर कोई पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट वर्ड का मतलब है दोस्तों जब किसी व्यक्ति के जो एसेट्स हैं वो कम पड़ जाते हैं दोस्तों उस व्यक्ति के लायबिलिटी से, तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को इंसॉल्वेंट कह दिया जाता है। और दोस्तों अगर हिंदी में बोले तो इसको दिवालिया कहते हैं, यानी कि वो व्यक्ति दिवालिया हो गया। अब दोस्तों अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे, बिकॉज दोस्तों इंसॉल्वेंट व्यक्ति कभी भी बिजनेस फॉर्म कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये दोस्तों हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक पॉइंट लिखा हुआ है
कि जितने भी व्यक्ति इंडिया में इंसॉल्वेंट हैं वो इंसॉल्वेंट व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस फॉर्म नहीं कर सकते। और दोस्तों यहाँ पे अगर हमारा कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो अब इंसॉल्वेंट व्यक्ति के साथ, आप इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ, इंसॉल्वेंट पार्टनर के साथ आप बिजनेस फॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उस केस में आप क्या करोगे वो उसमें लिखा होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि दोस्तों जब फर्म बंद हो रही होगी, जब हम पार्टनरशिप को खत्म कर रहे होंगे तो उस केस में खाते कैसे बंद होंगे, किस वे में बंद होंगे, एसेट्स कौन लेके जाएगा, लायबिलिटीज कौन पे ऑफ करेगा दोस्तों, तो ये सारी बातें उसमें लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दोस्तों मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, यानी कि दोस्तों अगर कोई भी डिस्प्यूट पार्टनर्स के बीच में हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को हम कौन से मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, ये बात पार्टनरशिप डीड में अच्छे ढंग से लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे दोस्तों रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर। तो अगर हम किसी व्यक्ति को पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं या हमारा कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, उसकी डेथ हो गई है, तो उस केस में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं वो उसमें लिखा होना चाहिए। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और दोस्तों और भी जो बातें इंपॉर्टेंट लगती हैं जो इन पॉइंट्स में मेंशन नहीं है वो भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप डीड में आराम से लिख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो पार्टनरशिप डीड में तो होने ही चाहिए। आगे लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कि नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड covers all the matters affecting the relationship of partner among themselves, यानी कि दोस्तों नॉर्मली पार्टनरशिप डीड के अंदर वो सारी बातें कवर हो रखी होती हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन अगर कोई बात एक्सप्रेस फॉर्म में डीड में नहीं लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हम लिखना भूल गए, तो उस केस में दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात मानी जाएगी। ये हमको लास्ट में पढ़ना है, यानी कि जो बात आपकी डीड में लिखी हुई है सबसे पहले हम उसको मानेंगे बिटवीन द पार्टनर्स। लेकिन दोस्तों कोई बात डीड में लिखना रह गया तो उस केस में दोस्तों जो बात पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है, जो बात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है वो बात हम मानेंगे दोस्तों। यानी कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किसी मुद्दे पे पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कह रहा, तो दोस्तों उस केस में जो पार्टनरशिप एक्ट में जो बात लिखी हुई है हम वो फॉलो करेंगे दोस्तों। और वो क्या होगा वो दोस्तों हमने यहां पढ़ना है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के पास पार्टनरशिप डीड है तो डीड होने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं दोस्तों। पॉइंट 1 देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी डिस्प्यूट आप आराम से अवॉइड कर सकते हो, सेटल कर सकते हो अगर आपके पास डीड है तो। बिकॉज डीड में दोस्तों बात साफ साफ लिखी होगी कि इस मुद्दे पे झगड़ा हो गया तो हम क्या करने वाले। दैट मीन्स दोस्तों पार्टनरशिप डीड डिस्प्यूट को सॉल्व करने में काफी काम आता है। सेकंड दोस्तों आप पार्टनरशिप डीड को एज अ एविडेंस कोर्ट में ला सकते हो, बिकॉज डीड को एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट करता है। अगर किसी क्रेडिटर के साथ कोई फर्म का झगड़ा हो गया या पार्टनर का पार्टनर से झगड़ा हो गया दोस्तों, तो मतलब अगर मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो कोर्ट में आप उस डीड को एज एविडेंस रख सकते हो। फिर कोर्ट जो डीड में बात लिखी हुई है उसके बिहाफ दोस्तों फैसला करेगा वो। थर्ड पॉइंट दोस्तों, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर पार्टनर्स के बीच में होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का सबसे आसान और सरल तरीका है पार्टनरशिप डीड का होना। बिकॉज दोस्तों पार्टनरशिप डीड में वो सारी बातें लिखी होंगी जिस मुद्दे पे झगड़ा चल रहा है, और अगर डीड है तो फिर तो डीड में जो बातें लिखी हुई है दोस्तों वो बात मानी जाएगी, यानी कि आपका मिसअंडरस्टैंडिंग आराम से दूर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कह रहा, यानी कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंट है, तो उस केस में दोस्तों पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात एप्लीकेबल होती है। तो क्या क्या बात है दोस्तों वो हम पढ़ने वाले, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर साइलेंट है, यानी कि दोस्तों पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन्ड है कि हम किस रेशियो में अपना प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि अब आप इक्वली बांटेंगे। यानी कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर आपका पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कह रहा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह रहा है कि इक्वली बांटिए।
और दोस्तों हमने भी पढ़ा कि जहां पे डीड साइलेंट है वहां पे एक्ट की बात मानी जाएगी, और दोस्तों एक्ट कहता है इक्वल मानिए। सेकंड पॉइंट दोस्तों, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड साइलेंट है तो दोस्तों एक्ट कहता है कि भैया कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा अगर डीड साइलेंट है तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे दोस्तों अगर डीड साइलेंट है तो एक्ट क्या कहता है, तो कह रहा है कि हम पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे। सैलरी और कमीशन पे दोस्तों कह रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नॉट अलाउड, यानी कि हम किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी कि दोस्तों अगर किसी पार्टनर ने किसी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया तो अगर ये डीड साइलेंट है कि हम उस व्यक्ति को उस पार्टनर को कितना % ब्याज देंगे, अगर डीड इस मुद्दे पे साइलेंट है दोस्तों तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आपको 6% पर एनम के हिसाब से उस पार्टनर को तो ब्याज देना ही पड़ेगा जिससे आपने लोन लिया है। तो दोस्तों ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं अगर डीड साइलेंट है तो, या अगर डीड कुछ नहीं कह रहे इन मुद्दों पे तो। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का। दोस्तों ये लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाइज दैट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पहला पॉइंट दोस्तों ध्यान से पढ़ना कि इफ अ पार्टनर डराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिम और हरसेल्फ from any transaction of the firm or from the use of the property of the business connection of the firm or the firm name, he or she shall account for the profit and pay it to the firm। यानी कि दोस्तों अगर आपने पार्टनरशिप फर्म का यूज करके कोई पर्सनल प्रॉफिट क्रिएट कर लिया, मतलब पार्टनर्स को मालूम ही नहीं है, लेकिन आप पार्टनरशिप का नाम यूज करके पार्टनरशिप के एसेट्स यूज करके आप पर्सनल प्रॉफिट क्रिएट किए जा रहे हो पार्टनर से छुपा छुपा के, तो दोस्तों ये पॉइंट कह रहा है कि उस पार्टनर को वो सारे के सारे प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म को वापस कर देने हैं। अदरवाइज अगर वो पकड़ा गया तो उसको पार्टनरशिप से बाहर निकाला जा सकता है दोस्तों। तो ये पहली लायबिलिटी है पार्टनर की कि अगर वो पार्टनर फर्म नेम का यूज करके फर्म एसेट का यूज करके पर्सनल प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है तो पर्सनल प्रॉफिट उसको रिटर्न करना पड़ेगा। और किसको दोस्तों, तो पार्टनरशिप फर्म को। अदरवाइज अगर वो पकड़ा गया तो उसकी पार्टनरशिप जा सकती है, खत्म हो सकती है। ये दोस्तों हमारी पहली लायबिलिटी है बीइंग अ पार्टनर। सेकंड लायबिलिटी है दोस्तों कि इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज competing with that of the firm, he or she shall account and pay to the firm all the profit made by him or her in that business। यानी कि दोस्तों अगर आप दो फर्म में पार्टनर हो, दोस्तों इस एग्जांपल को जरा ध्यान से देखिएगा। एक पार्टनरशिप फर्म है दोस्तों ABC और दोस्तों दूसरी पार्टनरशिप फर्म है CD और E, और दोस्तों दोनों के दोनों जो हैं वो एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों के दोनों दोस्तों इनका काम है शू मैन्युफैक्चरिंग का। दोस्तों इनका काम है कि ये जूता बना के बेचते हैं, ये इनका मेन काम है और दोनों काम सेम ही है। अब दोस्तों C यहाँ पे भी पार्टनर है, C यहाँ पे भी पार्टनर है। पहली बात दोस्तों, जो भी सेम नेचर के बिजनेस एंटिटी होते हैं वो दोस्तों आपस में कॉम्पिटिंग नेचर के होते हैं, आपस में वो कॉम्पिटिटर होते हैं। यानी कि दोस्तों यहां देखिए अगर ABC और CDE आपस में कॉम्पिटिटर हैं तो दोस्तों यहां तो C का तो प्रॉफिट होना निश्चित है। अगर ये फर्म कोई कॉन्ट्रैक्ट जीतती है तो ये प्रॉफिट यहां कमा लेगा C, ये फर्म कोई कॉन्ट्रैक्ट जीतती है तो उसका प्रॉफिट यहां कमा लेगा। यानी कि दोस्तों ये पॉइंट नंबर 2 कहना चाह रहा है कि अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो रही किसी पार्टनर के साथ जहां पे दो फर्म आपस में कॉम्पिटिंग नेचर के हैं और किसी एक फर्म को गलती से प्रॉफिट हो गया तो उसमें जो कॉमन पार्टनर है उस कॉमन पार्टनर को अपना प्रॉफिट का हिस्सा सेकंड वाले पार्टनरशिप फर्म को देना ही पड़ेगा। अगर सेकंड वाले पार्टनरशिप फर्म को उस एग्रीमेंट से, उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने से या सेकंड पार्टनरशिप फर्म के पास जाने से लॉस हो जाता है तो दोस्तों ये 2 लायबिलिटी है पार्टनर्स की, ये हमने आज कवर कर लिया। दोस्तों आगे आने वाले लेक्चर्स में हमारे इसके आगे के थ्योरी पोर्शंस कवर होंगे। लगातार दोस्तों ये हमारा सीरीज चलेगा और पूरी की पूरी पार्टनरशिप अकाउंटिंग हम कवर करने वाले हैं।
ये हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर था दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट कोई कमेंट तो आप कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।